ले जना तो स्टार्ट विद आज हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले जो है वो हम उसी तरह जैसे हमने सिलेबस को थोड़ा कवर किया वैसी उसी रिदम में सबसे पहले जनाब आज आए 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नहीं ना सबसे पहले हमारे पास जो इस स्टैंडर्ड में जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट बातें जो साथ साथ हम करते जाएंगे वो ये है कि सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं और डेफिनेशन जो है IS 16 के मुताबिक दीज आर टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स जिनकी फिजिकल सब्सटेंस है और उनसे बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर आएगी। दीज आर टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स और द पर्पस ऑफ दीज एसेट्स इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, number 1. Number 2, distribution of goods. Number 3, rendering of services. Number 4, admin purposes. Number 5, for rental to others. अब यहाँ से हम इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये वो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं जो बिजनेस के जो मेन रेवेन्यूज़ हैं उनको जनरेट कर रहे होते हैं। दे हेल्प टू जनरेट दोज मेन रेवेन्यूज़ जिसमें बिजनेस कर रहा है, मतलब सेल्स जनरेट करने में ये एसेट्स जो हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं जो बिजनेस का मेन रेवेन्यू है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो हमें देखनी पड़ती है, क्योंकि हमने अब सारा कुछ पढ़ लिया हुआ है, ये वाली जो लाइन है फॉर रेंटल टू अदर्स। तो अगर तो आपका बिजनेस है रेंटल का, आपका मेन रेवेन्यू रेंट है, तो फिर तो जो एसेट्स टेंजिबल एसेट आप रेंट पे दे रहे हैं वो आपके IS 16 प्रॉपर्टी में फॉल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी एसेट है टेंजिबल जो आपने रेंट पे दिया हुआ है लेकिन आपका बिजनेस नहीं है रेंट पे चीज़ें देना, ठीक, तो फिर ऐसे टेंजिबल्स जो हैं जो आपने रेंट पे दिए हों एंड इट इज़ नॉट योर बिजनेस टू अर्न द रेंटल्स, ये यहाँ से निकल जाते हैं और ये IS 40 में फॉल कर जाते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हमने कहा जनाब दीज आर दोज एसेट्स, मतलब प्रॉपर्टीज है ये, और इसका पर्पस क्या है? फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। ये हमने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए या टू अर्न द रेंटल्स और बोथ। अब ये प्रॉपर्टीज हैं, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग है बेसिकली, ये ठीक हो गया जनाब। और अगर आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है एंड दैट लैंड एंड बिल्डिंग यू आर नॉट यूजिंग देम टू जनरेट द प्रिंसिपल रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। प्रिंसिपल रेवेन्यू मीन जिसमें आप बिजनेस करते हैं, जो चीज़ें आप बना के बेचते हैं, आप सर्विसेज देते हैं, जहाँ से आपका मेन रेवेन्यू आता है बिजनेस का, जिसको आप सेल्स रिपोर्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर ये एसेट्स उस सेल्स को जनरेट नहीं कर रहे लेकिन बट स्टिल यू हैव दोज लैंड एंड बिल्डिंग एंड यू यूज देम फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन एंड फॉर रेंटल टू अदर्स, तो इसको हम कहते हैं कि फिर IS 40 में फॉल करेगा। जब हम IS 16 और 40 को इकट्ठा देखते हैं तो वो प्रॉपर्टीज जो IS 16 में फॉल करती हैं उसको हम कहते हैं ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, ठीक, और जो इधर आएंगी वो क्या है? वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। तो ये दोनों स्टैंडर्ड यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। यहाँ से हम इसको लाइन खींच देते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी 40 में चली जाएगी, ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो IS 16 में चली डील होगी। याद रहेगी बात, ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने याद रख।
इसके बाद जनाब मेन पॉइंट 16 के अंदर आगे हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी रिकग्निशन क्राइटेरिया। रिकग्निशन क्राइटेरिया, तो ये जनाब हमारे पास कॉमन है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में भी हमने पढ़ा। तो जहाँ जहाँ पर स्टैंडर्ड्स में जिस स्टैंडर्ड में एसेट डिस्कस होता है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम रिकग्निशन क्राइटेरिया जो है वो सेम। तो क्या है जनाब रिकग्निशन क्राइटेरिया हमारे पास यहाँ पे, हम कहते हैं जनाब नंबर 1, व्हेन इट इज प्रोबेबल that economic benefits will flow to the entity, और दूसरा है हमारे पास cost can be measured reliably. Cost can be measured reliably, ठीक। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं। रिकग्निशन क्राइटेरिया जो है इसमें दो चीज़ें, व्हेन इट इज़ प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। रिकग्निशन क्राइटेरिया मीन जब आप एक रिसोर्स को बिजनेस के एसेट्स के तौर पे बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करने लगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले ये दो चीज़ें आप देखें कि क्या ऐसा है, क्या हमें इससे बेनिफिट मिलेंगे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इज इट प्रोबेबल। तो यहाँ पर प्रोबेबल से मुराद हम क्या लेते हैं कि कंट्रोल। और जब हम टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स की बात करते हैं तो कंट्रोल का ताल्लुक लॉफुल पोजेशन से, मतलब हमने कई तरह के एसेट्स देखे, जैसे टेंजिबल एसेट्स हैं तो इनकी फिजिकल सब्सटेंस है, ठीक हो गया। इसका मतलब है जब तक कि आपके पोजेशन में नहीं होंगे, लॉफुल पोजेशन में, तब तक आप इनसे बेनिफिट्स नहीं ले सकते, तब तक आपके कंट्रोल में नहीं। लेकिन देयर आर अदर एसेट्स जैसे रिसीवेबल्स है, रिसीवेबल इज द राइट टू रिसीव कैश, ऐसे ही है। और भी हैं, एडवांसेस हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इन्वेंट्री है, ठीक। तो आप ये देखते हैं कई तरह के एसेट्स हैं, लेकिन यहाँ पर टेंजिबल नॉन करंट एसेट में जब हम कहते हैं कि इट इज़ प्रोबेबल तो इट मीन्स देयर मस्ट बी ए कंट्रोल। और कंट्रोल कहाँ से हमारे पास आता है यहाँ पे, जब हमारे पास ये लॉफुल पोजेशन में है, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास एक्टिव होता है यहाँ पे वो है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। एसिड की जो डेफिनेशन है वो उसमें ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कि आप समटाइम्स, ज़्यादातर तो नहीं लेकिन बट समटाइम्स ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस डिफरेंट होता है फ्रॉम द लीगल फॉर्म, ठीक। याद है ना आपको ये कॉन्सेप्ट सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कह रहा होता है कि ट्रांजैक्शन और इवेंट्स शुड बी अकाउंटेड फॉर अकॉर्डिंग टू देयर substance or economic reality, not merely the legal form. कल जब मैं conceptual framework में हम डिस्कस कर रहे थे faithful representation, तो faithful representation में बड़ा important point है ये concept कि sometimes अगर transaction की apparent form जो है वो different है from the legal form, तो आपको दोनों चीज़ों को consider करना। जैसे हम कहते हैं कि आप transaction का substance देख, अब हम इस यहाँ पर किस बात पे गौर कर रहे होते हैं कि जनाब अगर आप किसी एक एसेट की बात कर रहे हैं तो आप देखें उस एसेट के बेनिफिशियरी कौन है, ठीक। अगर वो किसी के पोजेशन में है या किसी के पोजेशन में नहीं है, लेकिन हमने देखना ये है कि क्या उसका बेनिफिशियरी कौन है। उसकी वैल्यूज़ में अगर चेंज आता है, लॉस आता है या इंक्रीज आता है, तो इंक्रीज किसका है, लॉस किसका है, एसेट की रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसके पास है, कौन उसके प्रोडक्शन शेड्यूल बना रहा है, किसके कंट्रोल में है, डायरेक्शन किसके पास है। तो हम ये देखते हैं दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज सब्सटेंस। तो जिसके पास ये है एसेट उसी का है, रिसोर्स उसी का है। जब हम टेंजिबल एसेट की खास तौर पे बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट जो है इस डेफिनेशन, इस रिकग्निशन क्राइटेरिया के अंदर बिल्ट है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। समझ आ रही बात। ये सारी चीज़ें हम चूंकि हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है तो कोशिश मेरी ये है कि जहाँ जहाँ पर जो जो चीज़ें आपस में इंटीग्रेट करती हैं आप उनको इकट्ठा मिला के देखें। इससे होता ही है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी रिपोर्टिंग के बारे में वो और ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव हो जाती है, हमें चीज़ें और समझ आना शुरू हो जाती है, ठीक। तो ये बाकी यहाँ पर क्या जी, आपने डबल एंट्री पास करनी है, एसेट को आपने क्या कर देना है, डेबिट। जब आप एसेट को डेबिट कर देंगे तो अब दूसरा सवाल आएगा कि उसकी मेजरमेंट किस पे होगी, ठीक। अब यहाँ पर जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे IAS 16 जो है
वो यहाँ पर हमें बताता है जी रूल इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट, और ये हमें बताया जाता है कि जी इनिशियल मेजरमेंट जो है वो क्या है, दैट इज कॉस्ट। इट शुड बी एट द कॉस्ट। और कॉस्ट के बारे में हमें बताया जाता है कि कॉस्ट क्या है, तो सादा से लफ्जों में हमें बताया जाता है कॉस्ट इज द परचेज प्राइस है जी, माइनस डिस्काउंट्स माइनस रिबेट्स है जी, और इसके अलावा हमें बताया जाता है प्लस एनी एक्सपेंडिचर विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन या इन प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ठीक, इसके अलावा हमें बताया जाता है कि कॉस्ट इज आल्सो इट इज इक्वल टू, एक तो वो है जो अभी हम बात कर रहे हैं कि जनाब क्या है ये, इट इज परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट्स रिबेट्स, और इसके बाद एक लंबी लिस्ट जैसे प्लस एनी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्रोफेशनल फी, नेट टेस्टिंग कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग, सो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। तो हम लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जनाब प्लस एनी एक्सपेंडिचर विच इज नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन। तो हम इस लाइन से से डिसीजन जजमेंट पास करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली वो क्या है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर किसी एसेट की नेचर ऐसी है विच रिक्वायर्स डिसमेंटलिंग एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ या रेस्टोरेशन कॉस्ट, ठीक, तो क्या करना है हमने, उस डिसमेंटलिंग कॉस्ट को भी यहाँ पर हमने ऐड कर देना, डिसमेंटलिंग ऑब्लिक रेस्टोरेशन कॉस्ट, और इसको हमने किस पे शामिल करना है, ये आपने याद रखना है, इट शुड बी द प्रेजेंट वैल्यू। सही हो गया, इट शुड बी द प्रेजेंट वैल्यू। और इसको जब हम करते हैं इनकॉर्पोरेट, तो आपको पता है ये अभी फ्यूचर में इनकर होंगे। नॉर्मली क्या हो रहा होता है, एसेट डेबिट टू कैश, या अगर कोई पेएबल्स हैं तो टू पेएबल्स, लेकिन यहां पर आप एंट्री क्या कर रहे हैं, एसेट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। ठीक हो गया जनाब, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी भी रिपोर्ट हो रही है क्योंकि ये अभी फ्यूचर में इनकर होनी है, और इसको किस पे बायर करना है हमने, इसको हमने प्रेजेंट वैल्यू पे करना है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग है, इनिशियल मेजरमेंट के वक्त ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट हमने यहाँ पे ऐड करनी है, कैपिटलाइज करनी है। फिर दूसरी तरफ हम कहते हैं कॉस्ट इज आल्सो नोन एज फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन, यानी कि ये लाइन जो है ये किस रेफरेंस से यूज होती है, जब हम पार्ट एक्सचेंज करते हैं, जब हम एक पुराना एसेट दे के नया एसेट ले रहे होते हैं। याद है आपको वो रूल कि जनाब आप अपना एक एग्जिस्टिंग एसेट दे के उसकी जगह नया एसेट ले रहे हो, तो अब नए एसेट की कॉस्ट क्या होगी, तो हम कहते हैं तो नए एसेट की कॉस्ट है फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन गिवन। तो हम क्या कर रहे होते हैं, जो आप अपना पुराना एसेट दे रहे होते हैं उसकी फेयर वैल्यू प्लस कैश, plus minus cash, that is the fair value of consideration given. So remember this rule, cost is also known as this, ठीक, fair value of consideration given, जो आप नया एसेट ले रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, अगर आप बार्टर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो फिर उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी जो आपने कंसिडरेशन ट्रांसफर की है अदर देन कैश, वो प्लस माइनस कैश, तो दैट इज गोइंग टू बी, अब इसको भी आपने याद रखना है यहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब पार्ट एक्सचेंज में रूल आता है। फिर जनाब हमारे पास एक और स्टोरी है यहीं पे, और वो क्या है कि जब हम एसेट को फर्स्ट टाइम रिकग्नाइज कर रहे होते हैं और उसकी मेजरमेंट कर रहे होते हैं,
तो यहाँ पर IAS 16 कहता है कि समटाइम्स कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। चलो ऐड रिवीजन करने बैठा है, एडा इंपॉर्टेंट फोन आ गया है। लेकिन देयर माइट बी समटाइम्स कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और हम उसे कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स एसेट्स। कॉम्प्लेक्स एसेट्स के बारे में हम कहते हैं जनाब ये क्या है कि ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिनके कंपोनेंट्स की यूजफुल लाइफ एक दूसरे से डिफरेंट होती है। मतलब हमारे पास एक प्लांट है लेट्स सपोज, तो हम कहते हैं जी प्लांट का ओवरऑल प्लांट की लाइफ 15 साल है, लेकिन इसमें जो मोटर्स यूज हो रही हैं वो 5-5 साल चलती हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब है कि एक ही एसेट के अंदर दो मटेरियल सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स हैं जिनकी यूजफुल लाइफ डिफरेंट है, उनके बेनिफिट देने का पैटर्न मुख्तलिफ। ठीक, इसको ऐसे एसेट्स को हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स एसेट्स। ठीक, अब कॉम्प्लेक्स एसेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स एसेट्स, तो हम क्या करते हैं जनाब कि IAS 16 ये कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो सेपरेटली डेप्रिसिएट होने चाहिए। दे मस्ट बी डेप्रिसिएट सेपरेटली, क्योंकि उनका बेनिफिट देने का पैटर्न लहदा है। इसका मतलब है फिर आप उनको कैपिटलाइज भी लहदा कर लें, उनको लहदा रखें ताकि जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो डिफरेंट यूजफुल लाइफ को यूज करते हुए करें। सो दे मस्ट बी स्प्लिट। सो द कॉम्प्लेक्स एसेट्स, उनको आप क्या कर लेंगे, आप उन्हें स्प्लिट कर लेंगे। ठीक, ताकि आप लेटर ऑन डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट कर सकें अलग-अलग कंपोनेंट की सेपरेटली। ठीक हो गया। अब जब हम इनिशियल मेजरमेंट कर रहे होते हैं यहाँ पे तो भाई यहाँ पर जो पहला स्टैंडर्ड आके जुड़ता है हमारे साथ वो है IAS 23, दैट इज बोरिंग कॉस्ट। ठीक है जी, 23 अगर IAS 16 के साथ कहीं पे आके यहाँ पे कनेक्ट होता है तो वो इनिशियल मेजरमेंट क्या था जनाब। 23 IAS 23 ये कहता है कि जनाब अगर आपने कोई फंड्स लिए हैं, किस लिए, टू कंस्ट्रक्ट और एक्वायर अ क्वालिफाइंग एसेट, याद आ रहा है आपको, कहता है अगर आपने कोई फंड्स लिए हैं, बोरो किए हैं फंड्स, किस चीज़ के लिए, ताकि आप एक क्वालिफाइंग एसेट बना सकें या कंस्ट्रक्ट कर सकें या खरीद सके। और क्वालिफाइंग एसेट के बारे में IAS 23 क्या कहता है, कहता है ये एक ऐसा एसेट है विच टेक सब्सटेंशियल टाइम पीरियड टू गेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज। और आपने फंड्स बोरो कर ली। ठीक, अब जब आपने फंड्स बोरो कर लिए हैं तो जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि जनाब यहीं पर रुकें, इस लाइन को देखते हैं हम, ये वाली लाइन, any expenditure which is necessary to bring an asset in operating condition। अब इसी लाइन की रेफरेंस से आप इस स्टैंडर्ड को देखें कि आपने फंड बोरो किए। जब आपने फंड्स बोरो कर लिए तो हमें पता है जी हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू लोन। अब ये इसका जो पैसे आए वो तो आपने एसेट के ऊपर लगाने शुरू कर दिए, ऐसे ही। लेकिन एसेट अभी रेडी नहीं हुआ यूज के लिए, इट विल टेक टाइम। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको बना रहे हैं। अब उस पीरियड में, जिस पीरियड में एसेट बन रहा है, इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट इज एन एडिशनल कॉस्ट जो कि एंटिटी बियर कर रही है टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन। तो जब तक वो एसेट ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं आ जाता, इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आपने क्या करना है, एसेट की कॉस्ट में ऐड करना। दिस इज 23, यही है ना बेसिक। 23 में और कुछ भी नहीं है, दिस इज द क्रक्स, मेन शुरू यहीं से होता है। कहते हैं जनाब अगर आपने फंड इसलिए लिए हैं टू कंस्ट्रक्ट अ क्वालिफाइंग एसेट, टू एक्वायर अ क्वालिफाइंग एसेट, द बोरिंग कॉस्ट, रिलेटिंग बोरिंग कॉस्ट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ दैट क्वालिफाइंग एसेट। कब तक, उसके बारे में फिर हमें बोरिंग कॉस्ट के IAS 23 ये बताता है कि जनाब रूल क्या बन गया कि इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो आपने क्या कर देनी है, शुड बी कैपिटलाइज। Interest cost, borrowing cost should be capitalized if it incurred in relation to a qualifying asset.
पहला रूल ये बन गया। अब सवाल ज़हन में ये आया हमारे कि भाई ये लोन तो 4 5 6 साल का हो सकता है, ठीक, और दो तरह के लोन हैं, एक है स्पेसिफिक और एक है जनरल। तो स्पेसिफिक लोन मतलब हमने लोन लिया स्पेशली फॉर द एसेट, और जनरल बोरिंग का मतलब है कि वो हम फंड्स और भी मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ कर रहे हैं, तो जब जब एसेट्स के वे में जरूरत पड़ती है तो तब वहाँ से इस पे भी लगा देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जनरल बोरिंग्स। तो दो तरह के सवाल ज़हन में आ गए, तो उन्होंने कहा जी अब उसके जवाब स्टैंडर्ड क्या देते हो। कहता है जनाब सबसे पहला कि इंटरेस्ट कब से कब तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज, मतलब लोन तो 5 6 साल का आपने ले लिया, अब एसेट 5 6 साल तो नहीं ले रहा, एसेट ने तो शुरू होने कंस्ट्रक्शन और साल 1.5 साल बड़ी हद मतलब, लेकिन लोन तो चलता रहेगा, तो उस पर तो इंटरेस्ट बाद में भी आता रहेगा। तो कब तक का इंटरेस्ट, कहाँ से लेकर कहाँ तक का इंटरेस्ट आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है, ठीक। तो उसमें हमें स्टैंडर्ड बताता है जनाब कि इट स्टार्ट फ्रॉम, पहला कॉन्सेप्ट कमेंसमेंट डेट, दैट इज कमेंसमेंट डेट। कहते ये क्या होती है, कहते हैं जनाब ये उस दिन होती है जिस दिन 3 काम शुरू हो जाए। नंबर 1, इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर होना शुरू हो जाए, है जी, इंटरेस्ट कॉस्ट, यानी कि आपने लोन ले लिया है और बैंक का मीटर चालू हो गया जिससे भी लोन लिया है उसका मीटर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर होना शुरू हो गई है। सेकंड, activities relating to the construction of the asset has been started. नंबर 3, एक्सपेंडिचर भी इनकर होना शुरू हो गया। जिस दिन ये तीनों काम पूरे हो जाए, ठीक, उस दिन कैपिटलाइजेशन शुरू हो जाएगी। मतलब एक्टिविटीज मीटिंग शीटिंग्स हो रही हैं तो मीटिंग ही चलती रहेगी, तो पैसे नहीं लगा रहे तो कैपिटलाइजेशन नहीं शुरू होगी। कैपिटलाइजेशन उस दिन से शुरू होगी जिस दिन पैसे भी लगने शुरू हो जाएंगे, यानी कि ये 3 काम जिस दिन पूरे होना शुरू हो जाएं उस दिन से कैपिटलाइजेशन शुरू हो जाएगी। मतलब अगर आपने लोन 1 जनवरी को ले लिया और बैंक ने आपको लोन दे दिया, आपके अकाउंट में पैसे बैंक ने डाल दिए, अब पैसे आपके पास हैं, लेकिन अभी आप इनिशियल प्रिपरेशंस में हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आर्किटेक्ट से मिल रहे हैं, रंगबाजियाँ जड़ी चलती हैं मीटिंग्स में वो चल रही हैं, 1 मीटिंग 2 मीटिंग, और जनवरी फरवरी पूरा मीटिंग्स में गुजर गया, तो स्टैंडर्ड ये कह रहा है इस 2 महीनों का इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपने पैसे लगाने नहीं शुरू किए। तो जिस दिन से पैसे इशू होंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे, अब वो तीनों काम पूरे हो गए, नाउ अब आप क्या करना शुरू कर देंगे, कैपिटलाइजेशन शुरू हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, कमेंसमेंट डेट। IAS 23 डेट को क्या कहता है, कमेंसमेंट डेट। फिर कहते हैं जनाब किस दिन खत्म हो जाएगी, उसको हम कहते हैं सीजेशन डेट। कहते हैं ये कौन सी डेट है, ये वही डेट है जो यहां पर है जी, when the asset comes in operating condition, कि asset is ready। अब आप इस्तेमाल करें या ना करें वो आपकी अलग बात है, लेकिन वो ऑपरेटिंग कंडीशन में आ चुका है, उस दिन कैपिटलाइजेशन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, सीज हो जाएगी। तो ये टाइम पीरियड क्या हो गया, कैपिटलाइजेशन का टाइम पीरियड हो गया, फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट अप टू द सीजेशन डेट, ठीक। इन 2 डेट्स के दरमियान हमने पढ़ा, IAS 23 ने हमें बताया कि सस्पेंशन पीरियड भी आ सकता है, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, कि ये वो टाइम पीरियड है जिसमें कैपिटलाइजेशन सस्पेंड हो जाती है, यानी कि उन महीनों की इंटरेस्ट हम एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। ये कौन से महीने हैं, तो जिसमें हमने कहा जी एक्टिविटीज़ जो है, कंस्ट्रक्शन जो है वो एबनॉर्मली रुक जाए। एक तो नॉर्मल है, एक है जी एबनॉर्मल, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा जी लेबर स्ट्राइक कर दे, है जी, मुल्क के हालात ख़राब हो जाएं, चीज़ें नहीं पूरी हो रही, कोरोना हो गया, महीना डेढ़ लेबर नहीं आ रही, दिस इज़ एबनॉर्मल थिंग्स, ठीक हो गया। तो उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट जो होगा, वो बैंक का तो मीटर चलता रहेगा भाई, वो तो आपने देना ही देना इंटरेस्ट, लेकिन उस इंटरेस्ट को आप एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। तो जो इंटरेस्ट आपके एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं हो रहा, यानी कि कैपिटलाइज नहीं हो रहा, वो कहाँ जा रहा होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा होगा, वो एक्सपेंस हो रहा होगा। तो ये 2-3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर जनाब हमें इसके बारे में बताया गया, जनाब के बोरिंग कॉस्ट के बारे में हमने कहा जी 2 तरह के, 2 टाइप ऑफ फंडिंग
जो हम यूज़ करते हैं, द वन इज स्पेसिफिक बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग के बारे में हमें ये बताया गया जनाब, ज़ाहिर है दिस इज अ स्पेसिफिक लोन, तो जितना भी इंटरेस्ट है इस लोन का, चाहे आपने वो अमाउंट पूरी इस्तेमाल की है या नहीं की, पड़ी हुई है, आइडल पड़ी है, जो भी है, तो इसका सारे का सारा इंटरेस्ट इस पीरियड का फ्रॉम कमेंसमेंट डेट अप टू द सीजेशन डेट, सारे का सारा इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज होगा, ठीक। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो क्या है कि इन्वेस्टमेंट इनकम जो है, जो आप अर्न करेंगे, इन्वेस्टमेंट इनकम विच यू विल अर्न, ठीक, किस पे, वो जो फंड्स आपके पास स्पेसिफिक बोरिंग से आए हैं, वो जो आप एसेट की कंस्ट्रक्शन पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ फंड अगर आपके पास इस लोन में से पड़े थे और आपने उसको टेम्परेरी इन्वेस्ट कर दिया है, तो उस पे जो आपको इनकम आएगी वो आपने क्या कर देनी है, उस इंटरेस्ट में से माइनस कर देनी है जो आप कैपिटलाइज कर रहे हैं। सही हो गया? क्या एग्जाम्पल क्या जी हमारे पास, हम कह रहे हैं लेट्स सपोज हमने 1 लाख का लोन ले लिया, टेकन अ लोन ऑफ 100,000, ठीक, और हमने 50,000 रुपये जो है वो एसेट पे लगा दिए। इस लोन का इंटरेस्ट है लेट्स सपोज 10% लोन, ठीक। अब इसका पूरे साल का, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जनवरी से, सादा सा रखने के लिए, जनवरी से दिसंबर तक कंस्ट्रक्शन चलती रही, इसका मतलब है पूरे साल का इंटरेस्ट जो बनता है वो है 10,000, ठीक हो गया। अब हम कह जनाब इस पे 6 महीने हमने 50,000 इन्वेस्ट करके रखा, चूँकि 50,000 तो लग गया एसेट पे, लेकिन बाकी 50 पड़ा था, तो वो हमने इन्वेस्ट कर दी 8% पे या 6% पे, लेट्स सपोज 50,000 हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, फंड पड़े थे हमारे पास, आपने जनाब ये इन्वेस्ट कर दिए एट द रेट ऑफ 6%, ठीक हो गया। तो कहते कितना बन गया जी, कहते 50,000 का 6% ले लें, कितना आ गया, कहते 3,000 आ गया, और 6 माह का कितना आ गया, 1,500 आ गया। इसका मतलब है कि ये 1,500 जो है वो इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बाकी इंटरेस्ट जो है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब एंट्री क्या बनेगी, अगर आप गौर करें, दिस इज द एंट्री इज गोइंग टू बी, पहले आपकी एंट्री बनी होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, जो आपने इंटरेस्ट पे किया कितने से, 10,000 से, फिर आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, एंट्री क्या बनी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, कितने से जनाब, 1,500 से। अब जब आप इसकी क्लोजिंग करेंगे तो क्या करेंगे हम, 10,000 एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और 1,500 एसेट में से माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊं तो क्या बनती है, इंटरेस्ट इनकम डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट, एसेट डेबिट, ठीक, 1,500, 10,000, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 8,500। ऐसे ही बनेगा ना, जब आप 10 ऐड करेंगे और 1,500 माइनस करेंगे तो एसेट में कितना नेट ऐड हुआ, 8,500। तो ये इसकी क्लोजिंग एंट्री बन गई। तो स्पेसिफिक बोरिंग में हमें जो बात याद रखनी है स्पेसिफिकली वो क्या है कि इस पे जो इन्वेस्टमेंट इनकम आती है स्पेसिफिक बोरिंग के फंड्स पे, अगर आपने टेम्परेली उसको इन्वेस्ट कर रखा है और उस पर जो आपके पास इनकम आ रही है उसको आपने क्या कर देना है, उस इंटरेस्ट में से माइनस कर देना है जो आप कैपिटलाइज कर रहे हैं। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में एग्जामिनर ज़्यादातर इनकॉर्पोरेट करता है कि वो महीने जिसका इंटरेस्ट आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं किया, उन महीनों में अगर आपने कोई इनकम भी अर्न की होगी तो वो आप यहां से माइनस नहीं करेंगे। जिन महीनों का इंटरेस्ट आपने कैपिटलाइज नहीं किया, एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जनाब ये 10,000 साल का इंटरेस्ट बनता था, ठीक, ओके। तो हुआ क्या कि हमने 50,000 इन्वेस्ट कर दिया जनवरी से लेकर जून तक, फिर बाकी 50 हमने यकम जुलाई को इशू किया, तो ₹1,00,000 पूरा लग गया। लेकिन 50,000 रुपये हमने पहले 6 माह जो है वो इन्वेस्ट किया था। उसमें क्या है कि पहले 6 माह में जो अप्रैल और मई का महीना है उसमें कंस्ट्रक्शन बंद रही, उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। अब आप देखें कि आप इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज करेंगे, ठीक,
तो हम कहते हैं जी सबसे पहले जो हम इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे वो है जी 10,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10। 2 महीनों का तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, ऐसे ही है ना, क्योंकि उन 2 महीनों में क्या हुआ, एसेट की कंस्ट्रक्शन नहीं हुई और वो सस्पेंशन पीरियड आ गया, तो हमने 2 माह का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं किया। तो अब कितना बाकी बच गया इंटरेस्ट, 10,000 बटा 12 इंटू 10 कितना बनता ले जाओ 8,333, ठीक हो गया। अब आपने 6 माह में फंड इन्वेस्ट करके 1,500 का इंटरेस्ट कमाया, ये 6 माह की इंटरेस्ट इनकम है। लेकिन चूंकि आप जो मेन इंटरेस्ट है जिस फंड्स का इंटरेस्ट आप एसेट की कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं, 2 महीनों का इंटरेस्ट आप एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं कर रहे, तो फिर 2 माह की इंटरेस्ट इनकम भी एसेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं ना होगी। जिन 2 महीनों का इंटरेस्ट आपने कैपिटलाइज नहीं किया, उन 2 माह की इनकम भी एसेट में से माइनस नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगा कि 1,500 6 महीनों की थी इंटू 2 कितना आ गया, बल्कि इंटू 4 कर लें तो आ गया हमारे पास 1,000, है ना। तो हम यहां से 1,000 माइनस करेंगे और इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज होगा, अब 7,000। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये एक सर एग्जाम में पॉइंट होता है और बच्चे जो है इसको वो इग्नोर कर जाते हैं। आपने इसको इग्नोर नहीं करना है कि जिन मंथ्स का इंटरेस्ट हम एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते, अगर उन माह में हमने फंड्स पे इनकम अर्न की है तो वो भी आप माइनस नहीं करेंगे। याद रहेगी बात, ठीक। इसके बाद अब हमारे पास दूसरी बोरिंग है जिसको हम क्या कहते हैं, जर्नल बोरिंग्स। जर्नल बोरिंग्स में हमने सबसे पहले क्या करना है, क्या करते हैं जनाब, हम सबसे पहले कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करते हैं। कैपिटलाइजेशन रेट, दिस इज अ वेटेड एवरेज रेट। याद है ना आपको, पहले अगर आपने देख लेना लोन अगर ड्यूरिंग द ईयर है तो मंथ पोर्शन कर लेना, फिर उस तमाम लोन का इंटरेस्ट लेना है, टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लोन अमाउंट, हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटलाइजेशन रेट। सो कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना है। अब यहां पर इन्वेस्टमेंट इनकम वाला कॉन्सेप्ट जनरल बोरिंग्स में नहीं होता, बच्चे अक्सर इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, वो जनरल बोरिंग में भी इन्वेस्टमेंट इनकम ले आते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम, अगर आपने के पास जनरल बोरिंग्स है और आपको एग्जामिनर कहता है कि उसमें से कुछ फंड हमने इन्वेस्ट कर दिए, उसमें से इंटरेस्ट इनकम अर्न की, तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। अब रीजन क्यों नहीं है, बड़ी सादा सी बात है कि हम जनरल बोरिंग्स का सारा इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड ही नहीं कर रहे, हम तो जनरल बोरिंग्स का सिर्फ उतना इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं जितने फंड्स हमने जनरल बोरिंग में से यूज किए। याद है ना आपको, जब हम जनरल बोरिंग में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो एसेट है उस पर हमने जनरल बोरिंग में से फंड कितने लिए। फॉर एग्जांपल हमने जनरल फंड से 1 जनवरी को 10,000 रुपया ले लिया, ठीक, तो हम कहेंगे जी 10,000 इंटू कैपिटलाइजेशन रेट इंटू मंथ फ्रैक्शन, ऐसे ही करेंगे ना हम। मंथ फ्रैक्शन मीन कब से कब तक, ठीक। फिर हमने 20,000 रुपये ले लिए, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 1 जनवरी से लिए और 30 सितंबर को एसेट पूरा हो गया, तो यहां पे मैं क्या मंथ फ्रैक्शन लूंगा, 9/12, ठीक हो गया ना। अब ये मैंने 20,000 ले लिया जनाब 1 अप्रैल को, अब 1 अप्रैल से कब तक, 30 सितंबर तक, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो इनटू कैपिटलाइजेशन रेट इनटू मंथ फ्रैक्शन। अब इसका मतलब है जनरल बोरिंग्स तो हो सकता है आपके पास 5-6 लाख की आपने ली हो, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर हमने जितना स्पेसिफिक लोन लिया होता है सारे का सारा इंटरेस्ट ले लेते हैं, चाहे वो इस्तेमाल हुआ है या नहीं, क्योंकि हमने तो लिया ही एसेट के लिए हुआ। लेकिन जनरल बोरिंग में जितना भी ओवरऑल इंटरेस्ट बनता है हम सारा नहीं लेते, बल्कि इसके बरक्स हम जनरल बोरिंग के वो अमाउंट लेते हैं और उसको कैपिटलाइजेशन रेट से मल्टीप्लाई करते हैं जो हमने एसेट पे इनकर की है। ये दोनों में फंडामेंटल फर्क, एंड द स्टूडेंट जस्ट कंफ्यूज इट। समझ आ रही बात? तो ये एक इंपॉर्टेंट, और यहां पर इन्वेस्टमेंट इनकम का कोई क्वेश्चन ही नहीं है क्योंकि वो इससे रिलेट ही नहीं करते। सही हो गया? सो कैपिटलाइजेशन रेट इन केस ऑफ जनरल बोरिंग्स, और यहां पे भी आपने देख रहे हैं मंथ फ्रैक्शन बड़े ध्यान से निकालनी है अगर ये सवाल आएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कब से कब तक।
ठीक। फिर जनाब एक हमने अक्सर एग्जामिनर साहब ने इस स्टैंडर्ड के अंदर एक और बड़ी अपनी तरफ से जो है वो सिचुएशन बनाई होती है, एंड दैट इज़ फंड यूटिलाइजेशन। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले आपने कौन से फंड्स यूज़ करने हैं, स्पेसिफिक बोरिंग्स, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने जनरल बोरिंग्स में आना, ये याद रखना है, तो ट्रेंड ये बनेगा। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, सवाल आपको याद होंगे हमने किए भी, कि जनाब एसेट जो कंस्ट्रक्ट हो रहा था उस पर फंड्स किस तरह से रिलीज़ किए गए, पहले इतनी अमाउंट फिर इतनी अमाउंट। तो हमने सबसे पहले वो अमाउंट्स कहाँ से लेनी होती हैं, स्पेसिफिक बोरिंग से। जब स्पेसिफिक बोरिंग ख़त्म हो जाए देन वी विल शिफ्ट टू द जनरल बोरिंग। ये आपने फ्लो याद रखना, ये ना हो कि पहले जनरल बोरिंग यूज़ कर रहे हो। सबसे पहले आपने क्या यूज़ करनी है, स्पेसिफिक बोरिंग। अगर दोनों तो बाकी इस स्टैंडर्ड के अंदर देखें, अब छोटी सी बात जो है, जो अगर आप देखें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही क्या है कि बोरिंग कॉस्ट जो है वो एसेट की कॉस्ट में हमने क्या कर देनी है, इंक्लूड कर देनी है, ऐड कर देनी है। क्यों कर देनी है, क्योंकि ये उस रूल पे पूरा उतरता है, एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन, ये उस लाइन के अंदर जम हो जाता है। तो IAS 23 जो है वो IAS 16 के साथ कहाँ पे आके जुड़ता है, इनिशियल मेजरमेंट पे आके जुड़ता है। याद रहेगी बात, ये 23 जो था हमारे पास। और कोई बात इसमें आपने पढ़ा हो, पढ़ के आए हैं घर से आप, आज के नहीं पढ़ के आए, पढ़ा था 23 पढ़ा था, बस एक बंदा आपने भी पढ़ा है। और कोई बात आपके ज़हन में हो जो आपने, हो गया क्लियर, एनीथिंग एल्स? बस नहीं जनाब, ये था हमारे पास IAS 23। अब यहीं पर कोई सवाल नहीं, ओके डन। इसके बाद आप यहीं पर एक और स्टैंडर्ड आके जुड़ता है हमारे पास, और वो कौन सा है, वो है जी गवर्नमेंट ग्रांट्स। इनिशियल मेजरमेंट में गवर्नमेंट ग्रांट, चूँकि जब हम ग्रांट की बात करते हैं तो हमें पता चला जनाब IAS 20 में जाके कि ग्रांट जो है एक्चुअली गिवन बाय द गवर्नमेंट और एनी बॉडी एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट आपको फंड्स दे रही है। किस लिए, तो हम कह रहे हैं जनाब दे आर ट्रांसफरिंग यू द रिसोर्सेज। किस लिए दे रहे हैं, समटाइम्स टू एक्वायर अ नॉन करंट एसेट्स, ठीक। और ऐसी भी ग्रांट है जिससे आपने नॉन करंट एसेट नहीं खरीदना। तो हमने कहा ग्रांट दो तरह की होती है, अगर आपको याद हो यहीं से अगर हम निकालें IAS इनिशियल मेजरमेंट से, हमारे पास एक और स्टैंडर्ड जो रेलेवेंट है वो कौन सा आ गया, वो आ गया जी IAS 20। गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स में सबसे पहले आपने जो चीज याद रखनी है वो ये है कि दीज आर द रिसोर्सेज ट्रांसफर्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रिसोर्सेज ट्रांसफर कर रही है और इसके अगेंस्ट वो ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वायर कर रही है कंप्लायंस विद सम करंट और फ्यूचर रिस्ट्रिक्शंस, ठीक। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिसोर्सेज आपको दे तो जरूर रहे हैं लेकिन आपको ये कह रहे हैं कि आपने फलां फलां काम करना है, या वो काम आप कर चुके होंगे या आपने अभी वो काम करना होगा, मतलब मुफ्त में नहीं मिल रही। अगेंस्ट द रिसोर्सेज द गवर्नमेंट विच विल ट्रांसफर यू, उसके अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, टू कंप्लाई विद सम स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस, ठीक हो गया, कंडीशंस। तो हमने कहा जी ये ग्रांट दो तरह से है जो गवर्नमेंट आपको रिसोर्सेज देगी। एक वो ग्रांट है जिसके अगेंस्ट आपको नॉन करंट एसेट खरीदना है, ठीक, और एक वो ग्रांट है जिसके अगेंस्ट ये नहीं करना। तो जिसके अगेंस्ट ये नहीं करना है उसको हम कहते हैं ग्रांट रिलेटिंग टू इनकम, ग्रांट रिलेटिंग टू इनकम। और जिसके अगेंस्ट ये करना है उसको हम कहते हैं ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट, ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट। दो तरह के ग्रांट बन गए, सही हो गया। अब जब ग्रांट रिलेटिंग टू इनकम है तो हमने कहा जी आपने इसको क्या कर देना
कैश अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम। सही हो गया जी। मतलब इसको हमने लाइबिलिटी बना लिया। ग्रांट जब रिसीव हुई है आपको तो इट्स अ लाइबिलिटी। अगर अभी आपने इसके साथ जो कंडीशंस अटैच्ड हैं उनको कंप्लाई करना है, ठीक, तो ये लाइबिलिटी है। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये इमीडिएटली इनकम बन जाएगी। मतलब हो सकता है ना कि गवर्नमेंट ग्रांट आपको तब दे जब वो आपसे कहे जी आप ये ज़रा सेमिनार करें जगह जगह जाके, ठीक, कोरोना वायरस के बारे में लोगों को अवेयर करें हैं जी। तो आप जब मुख्तलिफ शहरों में जाके, इजला में जाके वर्कशॉप्स करें, फिर गवर्नमेंट देखे जी हाँ जी कर लें जी आपको इतने पैसे मिल गए। अब इसका मतलब है कि ग्रांट जिसके अगेंस्ट मिल रही है वो कॉस्ट आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट फिर ये कहता है कि ग्रांट विल बी रिकग्नाइज्ड एज इनकम राइट एट द टाइम ऑफ रिसीविंग, क्योंकि आप कॉस्ट पहले ही कर चुके हैं। मैचिंग यही कह रहा है ना। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट देती है और उसके बाद कॉस्ट इनकर होना शुरू होगी, और हम लेट्स सपोज कहते हैं जी आप ये काम करेंगे आने वाले कई साल, 2-3 साल, तो फिर यहाँ से हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि अगर ऐसा है तो फिर ये डेफर्ड इनकम जो ग्रांट है इसको क्या करना है, आपने अमोर्टाइज करना है। देन इट शुड बी अमोर्टाइज ओवर द पीरियड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। तो जब हमने इसको अमोर्टाइज करा तो हमारे पास एंट्री क्या बनी, डेफर्ड इनकम डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या है जी, P&L में इनकम बना दिया इसको। डेफर्ड इनकम का नाम जो है यहाँ पे मैंने डेफर्ड इनकम रख दिया, इसने बोला मैं चलो यही रख दो, ये गवर्नमेंट ग्रांट। इसको हम कैसे रखते हैं, एज ए डेफर्ड इनकम रिकग्नाइज करते हैं, ये एडवांस इनकम लाइबिलिटी। तो जैसे जैसे हम इसको अर्न करते जाएंगे, ये अर्न कैसे हो रही है कि जो गवर्नमेंट ने हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, जो हमें कहा है कि आपने ये काम करना है, तो जैसे जैसे हम वो काम करते जाएंगे वैसे वैसे ये ग्रांट क्या बनती जाएगी, इनकम बनती जाएगी। और जब हम इसको इनकम बनाएंगे एट द ईयर एंड, तो हम ये एंट्री कर रहे होते हैं, और इस एंट्री को हम क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। और एंट्री क्या हो रही होती है, डेफर्ड इनकम या गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, अब ये जो डेफर्ड इनकम है ईयर एंड पे हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। किस में स्प्लिट कर देते हैं, बैलेंस शीट में, इन द नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। अब ये क्या है, तो हम कहते हैं वो ग्रांट जो विद इन 12 मंथ अमोर्टाइज हो जाएगी, अगले 12 माह में अर्न हो जाएगी, दैट इज द करंट लायबिलिटी। और जो 12 माह के बाद होगी वो नॉन करंट लायबिलिटी। याद आ गई बात। अच्छा, फिर हमने कहा जनाब ये ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट, इसके बारे में हमने कहा जी ये है जी, आपने क्या करना है, आपने एसेट परचेज करना है। हम आपको, गवर्नमेंट आपको पैसे देगी, लेकिन आपने उस पैसों से और कुछ नहीं करना, आपने उससे एक नॉन करंट एसेट परचेज करना। ठीक हो गया। अब जब आपने नॉन करंट एसेट परचेज करना है तो नेक्स्ट जब आपको ग्रांट मिलेगी तो हमने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक हो गया जी। फिर आपने इस पैसे को इस्तेमाल करते हुए और कुछ पैसे खुद से डाल के आपने एक एसेट परचेज कर ली। यही हुआ होगा ना। ठीक, तो आपने एंट्री क्या कर ली, एसेट, नॉन करंट एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। सही हो गया। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि अब एक ये है कि ये जो एसेट है जिसके अगेंस्ट ग्रांट मिला है वो अपनी यूजफुल लाइफ पे डेप्रिसिएट होता रहेगा, और ग्रांट एसेट की यूजफुल लाइफ पे अमोर्टाइज होगी। ठीक हो गया। यानी कि ये दोनों चीजें जो हैं आपकी बैलेंस शीट में हमें नजर आ रही होंगी, ये एसेट सेक्शन में और ये लायबिलिटी सेक्शन में, स्प्लिट होके करंट और नॉन करंट में। और जैसे जैसे एसेट डेप्रिसिएट होता जाएगा वैसे वैसे गवर्नमेंट ग्रांट अमोर्टाइज होती जाएगी। तो एसेट की डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको पता है क्या होगी, तो हम कहते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, और दूसरी एंट्री होगी इस ग्रांट की अमोर्टाइजेशन, वो क्या होगी, गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। अब आपके बैलेंस शीट पे जो डिस्क्लोजर आ रहा होगा, नॉन करंट एसेट में एसेट आ रहा होगा जिस पे ग्रांट मिली हुई है, और लायबिलिटीज में, नॉन करंट लायबिलिटीज में नॉन करंट पोर्शन ऑफ ग्रांट, और करंट लायबिलिटीज में करंट पोर्शन ऑफ द ग्रांट, और P&L में डेप्रिसिएशन एज ए एक्सपेंस और अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट एज ए इनकम आ रही होगी। तो एक तो ये हो गया हमारे पास। ठीक। अच्छा, फिर हम कहते हैं जब देयर इज अदर वे अराउंड इज दिस, कि आपको ये ग्रांट मिली, ओके, आपने एसेट खरीदा, ओके,
नाउ द स्टैंडर्ड अलाउज यू टू ऑफसेट, जैसे कल मैं कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे ऑफसेटिंग का। तो ये जनाब जो ग्रांट आपको मिली है उसको एसेट की कॉस्ट में से क्या कर दें, माइनस कर दें। नाउ दिस इज द इनिशियल मेजरमेंट, है जी, लुक एट दिस। अब आपको ये रिबेट जो है यहाँ ग्रांट माइनस कर दें जनाब, ठीक, ग्रांट माइनस कर दें, क्या एंट्री करेंगे, नॉन करंट एसेट क्रेडिट, गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट, ये ऑफसेटिंग हो गई, ठीक। अब यहां पर हम एंट्री क्या कर रहे होंगे, गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू नॉन करंट एसेट क्रेडिट, दिस इज ऑफसेटिंग एंड दिस इज बीइंग अलाउड इन IAS 20। IAS 20 हमें ऑफसेटिंग अलाउ कर रहा होता है कि जो ग्रांट आपको एसेट को परचेज करने के लिए मिली है, आप उस ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में से क्या कर दें, माइनस कर दें। सही हो गया। अब ये एक सूरत हाल हो गई। फिर इसके बाद जनाब हमें एक और चीज इसमें रहेगी बस, और वो है ग्रांट का वापस करना, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। कि अगर एक्सेप्शनली अगर आप वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ कंप्लाई नहीं करते जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखी हैं, और नॉर्मली गवर्नमेंट ग्रांट दे के नेचुरली उसको चेक करती रहेगी कि आप उन चीज़ों को कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और हर साल की रिपोर्ट जाएगी गवर्नमेंट के इदारों को कि जी कंप्लायंस हो रही है। अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि नहीं जनाब कंप्लायंस नहीं हो रही, तो फिर क्या होएगा, फिर वही होएगा, गवर्नमेंट आपको क्या कहेगी, जनाब भाईजान पैसे वापस कर दें। इसको हम क्या कहते हैं, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो क्या एंट्री करनी है हमने रिफंड में, तो हमने कहा जी आपने गवर्नमेंट ग्रांट पे जितना भी बैलेंस बचा है, अगर तो आप इस तरीके से जा रहे हैं कि आपने ग्रांट को सेपरेट एसेट बना रखा है, तो जितना भी बैलेंस पड़ा है ग्रांट से क्रेडिट पड़ा होगा, ग्रांट को करें डेबिट, और जितनी आपने पेमेंट की है उसको करें क्रेडिट। इन दोनों के दरमियान जो फर्क है, इट विल बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट विल बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सही हो गया, डन। तो ये हमारे पास सूरत हाल है। इसको हम क्या कहते हैं, लेट सपोज मोस्ट ऑफ द टाइम P&L डेबिट हो रहा होगा, ठीक हो गया। ये है जी रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। और जब आपने इसको ऑफसेट किया होगा तो तब तो ग्रांट का बैलेंस ही नहीं होता, अकाउंट नहीं होता, तो फिर हम किसको डेबिट करते हैं, एसेट अकाउंट। हम फिर जिस एसेट में से ग्रांट माइनस की होती है उसी को फिर हम डेबिट कर देते हैं, ठीक। और जितनी डेप्रिसिएशन उसकी बनती होती है वो सारी की सारी P&L में चार्ज हो जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अप टू दैट पॉइंट रीफंडिंग। तो ये जनाब मेन हाईलाइट्स हैं आपके मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स की। तो अगर आप देखें तो 16 तो अभी इनिशियल मेजरमेंट पे ही है। इनिशियल मेजरमेंट में जब अभी हम आगे नहीं गए 16 में, लेकिन जहाँ पर दो स्टैंडर्ड इसके साथ जुड़ते हैं आगे 23 और 20, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग घर पे इसको दोबारा देखिएगा। मंडे वाले दिन अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन हो 23 और 20 में से खास तौर पे, वो आप मुझसे बात कर सकते हैं। देन वी विल प्रोसीड फर्दर इन 16। रिटेंशन मनी का मतलब ये होता है वो इसी स्टैंडर्ड में से किसी से रिलेट नहीं करता। ये मतलब होता है कि जब आप एक आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो आपके लिए काम कर रहा होता है, वो आपको इनवाइस भेजता है फॉर एग्जांपल 5 लाख की, ठीक। अब चूंकि आप उसे काम करा रहे होते हैं, आपको ये भी डर होता है कि कल कला को काम खराब हुआ गया तो हम इसको तो पैसे सारे दे दिए, तो फिर हम किसको पकड़ेंगे जाके, ये तो नहीं हाथ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम उसे कहते हैं भाई स्टोरी ये है कि तू हमें 5 लाख की इनवाइस भेजेगा ना, उसमें से हम 5% जो है ना वो अपने पास रख लेंगे। रिटेंशन मनी तेरे पैसे हैं, वो हम तुझे दे देंगे, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के साल बाद देंगे आपको, जब तक हमें ये इंश्योर ना हो जाए कि जो चीज़ें तुम्हारे साथ हमारी डन हुई थी वो वैसे ही होता है ना, आप एज ए गारंटी रख लेते हैं रिटेंशन मनी। अब वो आपकी बुक्स में, क्योंकि आपने उस बंदे ने कमाए हुए हैं, आपने उसके पैसे काट के अपने पास रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने 5 लाख का बिल बनाया, अब आपने जनाब उसको पेमेंट की, आपने कहा जनाब 5 लाख का इनवाइस आ गया आपने पास, ठीक। अब आप उसे ये कह रहे हैं कि भाई ये जो इसमें से 50,000 है ना वो हम अपने पास रखेंगे, रिटेंशन मनी है, ये आपकी बुक्स में आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने सप्लायर के पैसे काट के रखे हुए और वो आपने उसको बाद में देने। सो दैट इज़ द रिटेंशन मनी, जो आप अपने पास काट के रख लेते हैं, मतलब उसकी इनवाइस में से पैसे अपने पास। इसका स्टैंडर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में ज़रूर आता है 23 के, रिटेंशन मनी वो जब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहा होता है, ठीक। तो वो रिटेंशन मनी होता है जो आप अपने पास डिडक्ट कर लेते हैं सप्लायर की इनवाइस में से। सही हो गया, उसको रिटेंशन मनी, ठीक है जनाब।